मैं प्रेमनगर राजधानी के चंडीगढ़ से इस समय मैं कानपुर के अरमापुर स्टेट में कौन सा सदन है समाज सदन के अंदर अखिल भारतीय ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का आठवां राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। आइए जानते हैं किन समस्याओं को लेकर के ये प्रोग्राम किया गया है। सर आपने परिचय देते हुए बताया क्या हो रहा है। मैं चयन भट्टाचार्य हूँ। मैं कोलकाता से आया हूँ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम के एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से आज यहाँ पे आया हूँ। जो आठवां ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन का 8 कॉन्वेंशन हो रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। आज जो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे विषय पर चर्चा किए हैं। सरकार का हम लोगों का जो मूल जो कुछ पॉइंट्स पे हम लोग ये रेजोल्यूट किए हैं कि आने वाले दिनों में हम सरकार के खिलाफ ये मुद्दों को रखेंगे सरकार के सामने। जैसे कि कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जैसे हम लोगों का विरोध था, वो हम लोग आगे भी बढ़ाएंगे। और आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा जो है एनपीएस और हाल ही में सरकार जो यूपीएस लागू किया है उस पर ये एनपीएस और यूपीएस ये दोनों हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है और हम लोग इनका विरोध करते हैं इन दोनों का। और हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ OPS ही चाहिए और हम लोग इसके लिए हम लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। यही मूल विषय 2 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एलाबोरेटली बाकी लोग डिस्कस करेंगे। सर अपना एक परिचय देते हुए बताएं कि क्या क्या मुद्दे हैं। और भी मेरा नाम मुकेश कुमार यादव, मैं दिल्ली से आया हूँ और इस ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आज तकरीबन यहाँ पर 300 लोग जो अलग अलग भारत के कोने कोने से आए, रक्षा संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों के लोग यहाँ एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी लोकल इश्यूज़ और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उन पर चर्चा की। उसमें से मुख्य मांगे हमारी निकल कर के आई कि पहला कि सरकार जो ये एनपीएस और यूपीएस लेकर के आई है इसको वापस लिया जाए, और ओनली सिर्फ हमारी डिमांड ये है कि ओपीएस को बहाल किया जाए। और दूसरा जो सरकार ने ये निगमीकरण का जो फैसला लिया है इसको सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले। तीसरा हमारा जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो मृतक आश्रितों को जो नौकरी पर रखा जाता था वो पिछले 2-3 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी इस अधिवेशन में 5% है, पर लेकिन हमने कहा है कि सरकार से कि एक बार वन टाइम रिलैक्सेशन देकर जितने भी पेंडिंग केसेस हैं उस 100% मिला करके उनको एक बार नियुक्ति दी जाए। और चौथी हमारी डिमांड रही कि जितने भी डिफेंस के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यूनिटों में, अलग अलग डायरेक्टरेट में, EME में, AOC में, MES में जितने भी सिविलियन के पद खाली पड़े हुए हैं, टेक्निकल चाहे वो सिविलियन के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जितने भी पद हैं उन सभी को तुरंत प्रभाव से भरा जाए और जो वर्कलोड में मिल रहा है या उस वर्कलोड में इजाफा किया जाए। और ये हमारी प्रमुख मांगे रही। इसमें एक और मांग हमारी थी कि जो 18 महीने का जो कोविड के दौरान हमारा एरियर नहीं मिल पाया था वो उस एरियर को उसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, तथा एक 8वें पे कमीशन के लिए एक गठित किया जाए, तथा एक स्थायी पे कमीशन हमेशा के लिए परमानेंटली बैठा दिया जाए ताकि वो निरंतर काम करता रहे और निरंतर बार बार ये जो हम डिमांड करें हर 10 साल में कि एक पे कमीशन बनाया जाए, पे कमीशन बनाया जाए, ये डिमांड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक स्थायी परमानेंट पे कमीशन गठित किया। और 8वें पे कमीशन की डिमांड है। हाँ जी बिल्कुल, 8वें पे कमीशन की हमारी डिमांड है। और दूसरा ये है कि EME कर्मचारी उनके जो सिविलियन कर्मचारी हैं उनको वर्ष 2022 से 23 का बोनस नहीं मिल पाया है। तो हमारी सरकार से मांग है कि जो अडॉक बोनस की राशि के समान समतुल्य जो है उनको बोनस अडॉक बोनस के समान जो है उनकी भुगतान किया जाए जल्द से जल्द। ये हमारी प्रमुख मांगे 8 मांगे आज हमारी सभी कर्मचारियों ने रखी। बाकी लोकल इश्यूज जो है फेडरेशन ने बोनस की सीमा बढ़ाने का भी कोई डिमांड? हाँ बिल्कुल। ये मैं एक हमारी जो एक डिमांड ये भी थी कि जो आज के टाइम में बोनस की जो सीलिंग है वो बहुत कम है, क्योंकि जब बोनस की सीलिंग बढ़ाई गई थी, मैंने आज ये अपने अधिवेशन में बात रखी कि जो बोनस की सीलिंग बढ़ाई गई थी 2014 के करीब आसपास 15 में बढ़ी थी, तो वो 3500 से बढ़ा के 7000 की थी। उस टाइम पे गोल्ड का रेट मात्र 44 से 45 हज़ार रुपये पर 10 ग्राम था।
और आज जो है वो डबल के रेट में पहुँचा करीब है। 80। और आज भी सिर्फ हमारा 7,000 बोनस है, तो बोनस की सीलिंग भी कम से कम 25,000 रुपये आज हमारी होनी चाहिए। ये डिमांड भी हमने तो तमाम रक्षा संस्थानों से आए लोगों ने इन कॉमन इश्यूज़ पे अपनी सहमति दी और आज फेडरेशन ने ये सभी लोगों को आश्वस्त किया कि हमारा इस संदर्भ में एक ज्ञापन जो है जल्दी से जल्द संबंधित अधिकारी और मंत्रियों को सरकार को भेजा जाएगा और सरकार यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारे फेडरेशन के माध्यम से एजिटेशन, धरने प्रदर्शन और आंदोलन का रूप हम लेंगे। आंदोलन तो आप स्ट्राइक तो आप लोग कर नहीं सकते ना, आपने वो बैन कर दिया। नहीं, देखिए ये सरकार तो बहुत सारे सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और लेकिन हमारे पास जो यूनियंस हैं उनका आखिरी हथियार वेपन क्या है? स्ट्राइक। यदि सरकार कह रही है कि वो आपने बंद कर दिया है, तो लेकिन बंद कर दिया है तो ऐसा तो नहीं है कि वो आपने बंद कर दिया तो हम कुछ भी काम नहीं करें। अब तो कह रहे हैं कि हम 18,000 रुपये में नौकरी करें। जो आज हमारी स्थिति, हमारे लोगों की स्थिति आज सुधरी है, वो सिर्फ ये सरकारी कर्मचारियों के होने के बावजूद सुधरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट पे आज काम कर रहे हैं आज उनकी स्थिति में, और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी स्थिति में आज दिन रात काम कर रहे हैं। वो अंतर सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि हम स्थायी सेवा में हैं, और यदि स्थायी सेवा में है तभी हम तरक्की कर रहे हैं। और यदि आज एक कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी 18,000, 17,000, 14,000, 15,000 में जो काम कर रहा है, आप उससे जाकर दिल से पूछिए कि वो कितनी डेडिकेशन की भावना से तो काम करता है। और चलो यदि काम भी कर ले तो कितने अपने सरकारी उसे जो उनके अपने बच्चे हैं, कितने वो तो घर बना सकता है, कितने ज़मीन ले सकता है, कितने फ्लैट ले सकता है, या उनके बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा, क्या वो IIT की फ़ीस 18,000 रुपये में भर पाए? क्या वो IIT की फ़ीस जो है अच्छी पब्लिक स्कूल में जैसे और तमाम तरीके के जो और तमाम रिच फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि जितने भी डिफेंस के अंदर खाली वैकेंसीज पड़ी हुई हैं वो भी दुरुपयोगों से भरी है। ये भारत के अंदर इस समय 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हैं। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो केवल 18 थी। आज मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि उनकी स्ट्रेंथ कम से कम 20% रह गई है। अपने परिचय देते हुए बताएं सर, क्या मुद्दे थे यहाँ पर, क्यों इतनी संख्या कितनी बढ़ गई? मैं अरुण नागदेवे, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन न्यू दिल्ली। सर, रक्षा संस्थान जो है ये देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ माना जाता है, और किसी भी सरकार के लिए देश की सुरक्षा सर्वोच्च होती है। और इस देश का हर नागरिक अपनी इस डिफेंस के ऊपर एक रिलाई करता है कि अगर हमारा डिफेंस स्ट्रांग है तो हम लोग आज हमारे देश में सुरक्षित है, क्योंकि किसी भी देश को डिफेंस के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। मुझे समझ से परे है कि ये गवर्नमेंट क्या सोच के डिफेंस को मतलब प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है, या फिर डिफेंस को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देना चाहती है। चलो, डिफेंस को प्राइवेटाइजेशन करने से या कॉर्पोरेटाइजेशन करने से गवर्नमेंट क्या सेव करना चाहती है, कौन सी बचत सेव करना चाहती है, किसका भला हो रहा है? तो पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये इस तरह से प्राइवेटाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन करके एक्चुअली गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। कुछ वही पूंजीपति, कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के हाथ में ये सब देना चाहती है। मतलब ये तो मतलब समझ से परे है। बाकी सेक्टर में जैसे गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है, अभी कुछ दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था, पेपर में न्यूज़ थी, और उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ लीडिंग एंड इन द ड्राइविंग सीट इज़ द प्राइवेट सेक्टर। मतलब कैसे एक मिनिस्टर ऐसा स्टेटमेंट कैसे दे सकता है कि हमारा देश प्रगति की ओर जा रहा है और इस प्रगति की गाड़ी पर जो है उसके ड्राइविंग सीट पर हमारे प्राइवेट सेक्टर है। रक्षा मंत्री तो नींबू और मिर्चा से डिफेंस कर लेंगे सर। देखिए, ये तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टू एवरी इंडियन द साइंटिफिक व्यू इज मस्ट, कि हमारे मतलब संविधान ने ये कहा है कि इस देश के हर नागरिक को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है मतलब अगर हमारे देश के नागरिकों की प्रगति करना है तो वो विज्ञान आधारित होना चाहिए। हमारे देश के हर नागरिक की सोच विज्ञान आधारित होना चाहिए। अब जो हम एग्जाम्पल सेट करते हैं वो एग्जाम्पल सेट करने वाले अगर इस तरह से इन बातों का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये बड़ी खेद की बात है। बट हम जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं मैं उसकी बात करूँगा कि रक्षा मंत्री जी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही खेदजनक है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट चला रहे हैं वो गवर्नमेंट अगर समझ लो प्राइवेट को प्रमोट करते हैं तो गवर्नमेंट प्राइवेट कर दीजिए, उसका इंटेंशन भी पता चलता है, वो समझ में आता है कि आप चाहते क्या है। मतलब यही कि पूंजीपतियों के हाथ में फिर से सारी सत्ता चली जाए और
कितना डिफरेंस लाना चाहोगे आप कि एक मतलब हमारे देश में इंडिया इज सच कंट्री दैट देयर आर सो मेनी मिलेनियर्स एंड बिलियनियर्स मोर देन द पॉवर्टी लाइन पीपल आर लिविंग इन दिस कंट्री। तो ये क्या हो रहा है, और सभी मिलेनियर्स बिलियनियर्स जो है वो इंडिया छोड़कर जा रहे हैं, भारत छोड़कर जा रहे हैं। तो अगर ये मिलेनियर्स बिलियनियर्स अगर इंडिया छोड़कर जा रहे हैं तो इन लोगों को और ज़्यादा रिच बनाने का पर्पज क्या है गवर्नमेंट का? मतलब क्या वहाँ से वो भारत को कंट्रोल करेंगे, भारत की इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे? आज की कंडीशन में ना कोई इकोनॉमी की बात कर रहा है, ना कोई पॉलिसी की बात कर रहा है, ना कोई एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहा है, ना हेल्थ पॉलिसी की बात कर रहा है। तो कहाँ मतलब इंडिया महासत्ता अगर बन रहा है, महागुरु अगर बन रहा है, तो किस बारे में, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। एक समय था कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर 196 प्रकार के अलाउंसेस मिलते थे। इस समय कितने मिल रहे हैं? इस समय गिने चुने 7 से 8 अलाउंसेस है सर, बाकी सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। और वो तो छोड़िए, जो हमारा डियरनेस अलाउंस है उसके ऊपर भी सरकार की नज़र है। कोरोना काल में जैसा भी आपको बताया गया था कि वो डियरनेस अलाउंस फ्रीज किया गया था, वो राइट है हमारा। और गवर्नमेंट हर बार जैसे इस तरह से अभी भी कि 50% अगर डीए बढ़ जाता है तो उसको मर्ज करना चाहिए, क्या उसके लिए डिमांड करने की ज़रूरत है? जब वो ऑलरेडी सेट है तो गवर्नमेंट ने अल्टीमेट उसको कर लेना चाहिए था, बट वो अभी तक नहीं किया है। और इसीलिए एगिटेशन, रही बात एगिटेशन की, तो हम करेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। गवर्नमेंट तो चाहे जो पहले डिफेंस सेक्टर के लिए उन्होंने 800 लाया था, 800 के ऊपर में उन्होंने काफ़ी दिन तक के चलाए रहे, उसके बाद में फिर उन्होंने 8सा बना दिया है, आर्टिकल बना दिया है। तो ये तुम ऑर्डिनेंस पास कराओ, आर्टिकल पास कराओ, तुम्हारे पास मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास तुम्हारे मिनिस्टर्स है, पार्लियामेंट में चाहे जो कर दो, सड़क पर तो हम हैं, जनता है, जनता भी आपसे जवाब पूछेगी और जनता अपने हकों के लिए लड़ना जानती है और वो हमारा राइट है। किस तरह से हासिल करना है वो हम दिखाएंगे। 70-75 सालों में देश की आज़ादी के, चाहे वो अंग्रेज रहे हो या कांग्रेस रही हो, उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की संख्या 18 से बढ़ा करके 41 कर दी। हो सकता है 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, बाकी के 25-27 साल तो बीजेपी सत्ता में ना, उन्होंने कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ बनाई? देखिए, इस सरकार ने बढ़ाने का काम तो बहुत कम किया है, बेचने का काम ज़्यादा किया है, चाहे कोई भी सेक्टर हो। लेकिन मैं आज इस मौके पर आपको क्लियरली बता दूं कि इसके लिए बहुत कुछ दोषी है हमारे संगठन, जो कामगारों के प्रति निष्ठा ही नहीं दिखाता। क्योंकि आज अभी रिसेंट वाला एनपीएस का अगर मुद्दा ले लो तो एनपीएस में सुधारना के नाम पे गवर्नमेंट ने यूपीएस डिक्लेयर किया, और यूपीएस के डिक्लेरेशन होते बराबर हमारे कुछ संगठन के बड़े बड़े जो स्थापित नेता थे, जो मठाधीश थे, जिनकी बख्तिदारी चलती आई है संगठन पे, मजदूर संगठनों के नाम पे, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लिया। तो ये प्रॉब्लम है हमारी कि हम मजदूर हैं, लेकिन हमारा नेतृत्व जो कर रहा है वो मजदूर नहीं है, वो पूंजीवादी है, वो पूंजीवादी विचारों वाला है। इसलिए आज सारा एम्प्लॉयज, आज सारा मजदूर एक विकल्प ढूंढ रहा है। विकल्प वो ढूंढ रहा है कि जो मजदूरों का नेता हो, जो मजदूरों के बीच का नेता हो, जो मजदूरों की समस्याओं से वाकिफ हो, जो मजदूरों के लिए लड़ता हो, ऐसे विकल्प की खोज में है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस मौके पर हमारे ऑल ओवर इंडिया से इतने सारे संगठन एकत्रित हुए हैं और वो ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन को एक ऑप्शन के तौर पे चुन रहे हैं कि मजदूरों की लड़ाई इसके बाद जो निष्ठा से लड़ी जाएगी वो AIBDF के जरिए लड़ी जाएगी और पूरी तरह से लड़ी जाएगी मजदूरों के हक दिलाने के लिए। बिल्कुल तन मन धन से, पूरे डिवोशन से ये लड़ाई जारी रहेगी। अपना परिचय देते हुए बताएं सर, और क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? मेरा नाम सुनील कुमार, ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज़ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सबसे पहले तो हम राजधानी न्यूज़ का स्वागत करते हैं, जो कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर के अग्रसर रहते हैं। आज का जो हमारे इस अधिवेशन का प्रमुख रूप से जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, हमारे आठ मुद्दों को लेकर के हमने हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया। हम सारे उन मुद्दों को लेकर के और कर्मचारियों की तमाम से मुद्दों को लेकर के आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। देश भर के कोने कोने से आए हुए रक्षा संस्थान के, हमारे AIBDF से संबंधित संगठन यहाँ पर उपस्थित हुए। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ जो हमारी पुरानी पेंशन थी, जिस तरह से हमारे नवयुवक जो साथी हैं, 2004 के बाद जो NPS लागू की गई, उसके बाद OPS दिया गया,
यूपीएस ले आया गया। यूपीएस को लेकर के हमारे साथियों में जब पहले सरकार ने इसको कहा कि एनपीएस बहुत अच्छा है तो फिर वो यूपीएस क्यों ले आए। अब इसको यूपीएस को भी जो है फिर उसके बाद बदलेंगे, इसलिए हमें कोई भी संशोधन नहीं चाहिए, सिर्फ ओपीएस चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हम इन्हीं शब्दों के साथ में कहना चाहेंगे सरकार से कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। ऑल इंडिया बहुजन डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन इसके लिए अग्रसर है और हमने रूपरेखा तैयार कर ली है कि दिल्ली के अंदर हम घेराव करेंगे सरकार का। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करें। जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते आपको पेंशन तो मिलेगी नहीं। बिल्कुल हमारे जैसे तमाम फेडरेशन के आला अधिकारियों ने बताया कि जो ये यूपीएस है ये एनपीएस से ही बड़ा अच्छा लाभ है और अभी तक इसकी कोई गाइडलाइन प्रॉपर भारत सरकार ने जारी नहीं की है। और ये जो गवर्नमेंट है इन्होंने आनन फानन में ये यूपीएस लागू करने के लिए एक जो अभी कुछ राज्यों में चुनाव है उसको देखते हुए इन्होंने ये आनन फानन में अनाउंसमेंट कर दी ताकि इसका वो लाभ हो सके। और लेकिन जैसे ही इसकी गाइडलाइन आती है, जैसे जैसे अब तक जो हमने अखबार में पढ़ा या उसके बारे में सुना, ठीक है, उसके बारे में कुल सारांश एसेंस निकल करके ये आता है कि ये बिल्कुल भी कर्मचारियों के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और वो रहेंगी। और यदि ये इतनी ही अच्छी है तो जितने हमारे माननीय सांसद हैं, लोकसभा के राज्यसभा के एमएलए हैं, एमपीज हैं, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो मंत्री हों, तो वो यूपीएस क्यों नहीं होता यदि वो इतनी अच्छी है। मैं अपने फेडरेशन के तरफ से मैं ये मांग करता हूँ कि यदि वो यूपीएस को इतना अच्छा बता रहे हैं, उसकी बेनिफिट गिनवा रहे हैं, ये अपने लिए नहीं, पहले वो अपने से शुरुआत करें। लेकिन सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं, लेकिन नेता जितनी बार चुनाव जीतेगा उतनी बार पेंशन ले लेगा। बिल्कुल, ये तो मैं वही तो कह रहा हूँ। तुम करें तो कई पेट है ना। हाँ, हम करें तो तुम करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला, मतलब ये तो गलत बात है। हम तो सरकारी नौकरी करें, 35 साल सेवा करें, तब जा करके वो भी हमें पेंशन डाउटफुल है कि कितना मिलेगा। क्योंकि जो आज जो 2004 में जो भर्ती हुए थे और जो कुछ साथी हमारे रिटायर हुए हैं, आप उनके जाकर के आप उनका संज्ञान लीजिए। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि आप उनका संज्ञान लीजिए, उनकी कितनी मात्र पेंशन बनती है, 4000, 3500, कितनी पेंशन बनती है? हाँ, 1800, 1200, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो क्या आज के इस युग में क्या बोलो, स्टार्ट हो गया, थोड़ा काट देना, वो उनका काट दो, है ना? हल कर दो। सर अपने पर्चे देते हुए बताइए क्या हो रहा है। Good evening, everybody. Here, on behalf of All India Bahujan Defence Employees Federation, this is the 8th national convention going on here. We would like to present to the government 8 points that has been taken here as a resolution. And among all the 8 points, and first and foremost, the need of the hour is the old pension scheme. What we are all fighting for, that is the need of the hour. All our employees are dedicated themselves to their work. They have contributed much to this Ordnance Factory Board, which is 200 years old. So through this forum, we request the government that scrap all the pension schemes that you are giving and restore OPS, and that will be good for you, so that you all will join together and agitate so that you bring OPS back. Thank you. Thank you.